ओहो, देश से प्यार करने वालों के लिए बड़ा कठिन दौर चल रहा है। पहले अर्नब भैया फंस गए, फिर अमीश चाचा फंस गए, अब सुधीर बाबा फंस गए और अब फंसे हैं भारत के सबसे बड़े देशभक्त और 2019 के बेस्ट एक्टर संबित पात्रा साहब। यकीन मानिए, मैं सोच ही रहा था कि जब सारे देशभक्तों पर मुसीबत आ रही है तो संबित पात्रा जी कैसे बचे हुए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा मामला जिसके तहत संबित पात्रा पर एफआईआर यानी मुकदमा किया जा सकता है। असल में शुरुआत होती है जब संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, जो वो नॉर्मल तौर पर भी करते रहते हैं। पर उस फोटो में ऐसा क्या था कि वो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया, वो पहले फोटो देखिए आप। अगर कोरोना वायरस कांग्रेस सरकार के वक्त आया होता तो 5,000 करोड़ रुपए मास्क का घोटाला, 7,000 करोड़ कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला। अब संबित पात्रा ने ये फोटो अपलोड क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस बार बार सरकार से अलग अलग सवाल पूछ रही थी और जो देश के मौजूदा हालात है ना, उसके बारे में भी खूब बातें कर रही थी। तो उन्हें ये बात हजम कैसे होती? अगर ये बात वो हजम कर लेते तो वो संबित पात्रा कैसे बनते? अब इसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है और उन संबित पात्रा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी इस ट्वीट से पूर्व प्रधानमंत्रियों की छवि को भारी नुकसान पहुंचता है। अब श्रीनिवास और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली पुलिस से यह मांग है या कह लीजिए अपील है कि वो चाहते हैं जो संबित पात्रा ने काम किया है इस पर भारतीय दंड संहिता की कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि संबित भाई असल जिंदगी में कैसे हैं और क्यों इन्हें बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्पोक्स पर्सन का अवार्ड मिलना चाहिए। इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। इनकी ट्वीट्स में हमेशा आपको वो मिलेगा जो गोदी मीडिया दिन भर रोज चलाती है। अब क्या चलाती है वो तो आपको पता ही है। ये तो बच्चों की जीके की किताबों में सवाल आने वाला है कि गोदी मीडिया दिन भर क्या चलाती है। ना 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 ना, खबर नहीं। अब ये प्रवक्ता कैसे हैं वो भी देख लीजिए। 1971 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से मना किया। 1971 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से मना किया। इनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाने से 1971 में रोका था। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? अरे गूगल कर लीजिए, 20वीं सदी में रह रहे हैं, इतना तो कर लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 यानी 1964 में हुई थी। तो भाई कैसे 1971 में राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाने से नेहरू जी ने रोक लिया था? पर इनकी गलती नहीं है इसमें। संबित भाई के सपनों में आज भी नेहरू और राजीव आते हैं और ये तीनों मिलकर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। बैठ जा मौलाना, बैठ बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वहीं बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वहीं बनेगा मौलाना। मौलाना मंदिर वहीं बनेगा मौलाना। बैठ जा बैठ जा बैठ जा मौलाना। शिशुपाल बैठ जाओ, बैठ जाओ शिशुपाल, शिशुपाल बैठ जाओ, बैठ जाओ शिशुपाल, बैठो शिशुपाल, मंदिर बनेगा। हिंदुस्तान का खाती है शबनम लोन पाकिस्तान का गाती है। हिंदुस्तान का खाती है शबनम लोन पाकिस्तान का गाती है। दिस इज व्हाट एवरी इंडियन शुड थिंक टुडे। अरे देखिए संबित भाई, आप होंगे जो होंगे, पर एक बात बताइए, क्या अभी हमारा देश उस हालत में है कि हम ब्लेमिंग गेम खेलें, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, वो भी उन घोटालों के जो मन में बनाए गए हैं और उन लोगों के नाम पर जिनको बीते हुए जमाना हो गया है? और संबित भाई, आपके नाम के आगे तो डॉक्टर लगता है। डॉक्टर संबित पात्रा जी, कम से कम इस शब्द की तो थोड़ी लाज रख लीजिए। इतना ही है तो जाके उन डॉक्टर्स का हाथ बटाइए जो आज हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर
कोरोना से लड़ रहे हैं। और देखिए 100 बात की एक बात, पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत टाइम पड़ा है राजनीति जैसे काम करने के लिए, पर ऐसे नाजुक वक्त में तो एक साथ हो जाइए, एक दूसरे की जान बचा लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। आपको खबर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। खबर को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।